ये लोग जो कह रहे हैं कि दंगा करने की बात, कान खोल करके सुन लीजिए, पहले उनको भीतर किया जाए। कोई दंगा किसका मजाल है इस देश के अंदर में दंगा करे? दंगा का जमाना चला गया। कांग्रेस के जमाने में दंगा फसाद होता था। ये लोग मुसलमान को खुश करने के लिए ऐसी गंदी बातें बोलते हैं, लेकिन भूले नहीं, अति सर्वत्र बरजते। इसका खामियाजा आरजेडी, सारे गठबंधन को, कांग्रेस, सब लोगों को भुगतना पड़ेगा, जदयू, सबको भुगतना पड़ेगा। राम मंदिर सबका है। जो सवाल खड़े करने का और कोई इसमें कहे कि श्रेय लेना चाहे, राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद इसकी शुरुआत हुई। भाजपा की सरकार थी तो उनकी जिम्मेदारी थी बनाना। राम मंदिर का पट्टा तो भाजपा के पास नहीं है ना, तो पूरे देश का है, सबका अधिकार है राम मंदिर पर। आज मोदी के जमाने में कोई दंगा फसाद, मोदी और योगी आप देख रहे हैं, कोई दंगा फसाद नहीं। जो दंगा करेगा, ऐसे लोग दंगा पहुंच करने वाले लोगों को ये फांसी का जो रस्सा बक्सर में बनता है, उससे ही गला बांध दिया जाए। और मंदिर के अलावा कुछ नहीं दिखाई दे। लगता है कि भगवान राम केवल भारतीय जनता पार्टी के लिए है। भगवान तो सबके हैं, और जितने पैसे वाले हैं, धनवान हैं, एक बार भी नाम भगवान का नहीं लेते होंगे। राहुल गांधी को ये देश गंभीरता से नहीं लेता। वो कौन सी यात्रा करते हैं उनका विषय है। जिस समय चुनाव है, जिस समय सब कुछ संगठन का काम करना है, सबसे बड़ा नेता तो वही है, यात्रा पर है तो जाए करें। और उस यात्रा में वो इतना कुछ बोलेंगे कि देश का मनोरंजन भी होगा और कांग्रेस पार्टी की किरकिरी भी होगी। तो राम में हुई सियासत और दूसरी तरफ राहुल गांधी की न्याय यात्रा। अब किसमें कितना दम, आकलन उसी पर ही, लेकिन सवाल भाजपा पूछ रही है कि राम में अगर देश हुआ तो किसे परहेज? राम में होगा देश तो आखिरकार किसे होगा प्रिय? 24 की शुरुआत हुई, यानी रेस शुरू हो गई लोकसभा चुनाव की, और राम के नाम पर सियासत भी इस वक्त हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। राहुल कर रहे हैं यात्रा और बीजेपी बोल रही है राम राम। राम मंदिर निर्माण से क्या 24 में वोट मिलेगा? वैसे एक खबर के बीच में खबर यह आई कि देश के प्रधानमंत्री का कार्यक्रम लगभग तय हो चुका है, और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में जब वो शिरकत करेंगे तो वो दोपहर 12 बजे के आसपास पहुंचेंगे अयोध्या। लबोलबाब यही है। और प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी मौजूद रहेंगे। 2 घंटे का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा। वाजिब सी बात है, पूरी दुनिया उस वक्त राम में होगी, और बकायदा उत्तर प्रदेश की सरकार और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री, उन्होंने तैयारियों की समीक्षा भी की है। 22 जनवरी को एक फैसला लिया है समीक्षा के दौरान कि 22 जनवरी को उत्तर प्रदेश में शराब की बिक्री नहीं होगी। 22 जनवरी को स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे, और सुरक्षा के नजरिए से भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। मगर इस बीच सियासत राम के नाम पर काम पर है। कई अजब गजब बयान आ रहे हैं, और उन्हीं बयानों के आधार पर भाजपाई कटाक्ष कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पर अधीर रंजन चौधरी, कांग्रेस के बड़े चेहरे हैं, कह रहे हैं कि प्रचार के लिए सरकारी पैसा बहाया जा रहा है। यह प्रचार हो रहा है, राम मंदिर प्रचार हो रहा है और सरकारी पैसा
बहाया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के नेता, बड़े नेता चाचा शिवपाल, अखिलेश यादव के चाचा, वो कह रहे हैं सरकार फिजूल खर्ची कर रही है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, वो कह रहे हैं कि चुनाव से पहले बीजेपी नौटंकी कर रही है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, कांग्रेस के बड़े चेहरे, कह रहे सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सरकार को ही सरकार मंदिर बनवा रही है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश। यानी राजनीतिक बयान ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक राजनीतिक दल कर रहा है, दोनों तरफ से हो रहे हैं। लेकिन इस बीच एक और दिलचस्प खबर यह आई कि प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पीएम मोदी का मंत्रियों को निर्देश जारी हुआ है। यह आपके सामने वो निर्देश यह है कि आस्था दिखाएं, एग्रेशन नहीं, और राम मंदिर पर बयानबाजी से बचें। मीडिया में बेवजह बयानबाजी इस मुद्दे पर ना करें। पीएम ने नसीहत दी है, कहा है कि पुराने मंत्रियों ने बेहतर काम किया है, उनके अनुभव का फायदा लें, क्योंकि हाल ही में एक के बाद एक ऐसे बयान सामने आए जिसको लेकर सियासत भी हुई। पीएम ने यह भी नसीहत दी कि अपने अपने इलाके में गड़बड़ी का ध्यान रखें और मर्यादा का ख्याल रखें। यानी एक तरफ जिक्र हो रहा है, राम मंदिर को लेकर पूरी तैयारी हो रही है, और सियासत भी उस पर खूब उफान मार रही है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। दो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, एक तरफ राम में होती सियासत और दूसरी तरफ राहुल गांधी की यात्रा। उसको लेकर भी दिलचस्प बयान आया, उसका जिक्र हम बाद में करेंगे, लेकिन पहले जरा 4 बयान आपको सुनाते हैं राम मंदिर को लेकर, और फिर उसके बाद सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। कि दंगा करने की बात कान खोल करके सुन लीजिए, पहले उनको भीतर किया जाए। कोई दंगा किसका मजाल है कि इस देश के अंदर में दंगा कर ले। दंगा का जमाना चला गया। कांग्रेस के जमाने में दंगा फसाद होता था, आज मोदी के जमाने में कोई दंगा फसाद, मोदी और योगी आप देख रहे हैं, कोई दंगा फसाद नहीं, कोई दंगा फसाद नहीं। दंगा फसाद करने वाले जेल के अंदर रहेंगे। अब बक्सर में मोटका रस्सी बनता है, मालूम है ना, बक्सर जेल में हम इमरजेंसी में इस जेल में थे, हमने मोटका रस्सा भी फांसी वाला बनाया था। जो दंगा करेगा, ऐसे लोग दंगा पहुंच करने वाले लोगों को ये फांसी का जो रस्सा बक्सर में बनता है, उससे ही गला बांध दिया जाएगा। बिहार में वो कह रहे हैं कि हम जाएंगे, अस्पताल बनाएंगे कि क्या बनाएंगे, मंदिर काहे के लिए बनाएंगे, और उनके मंत्री कह रहे हैं गुलामी का प्रतीक है, छी डूब के मर जाना चाहिए। ये लोग मुसलमान को खुश करने के लिए ऐसी गंदी बातें बोलते हैं, लेकिन भूले नहीं, अति सर्वत्र बरजते। इसका खामियाजा आरजेडी, सारे गठबंधन को, कांग्रेस, सब लोगों को भुगतना पड़ेगा, जदयू, सबको भुगतना पड़ेगा। देखिए सवाल क्या है, राम मंदिर सबका है, तो सवाल खड़े करने का और कोई इसमें कहे कि श्रेय लेना चाहे। राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद इसकी शुरुआत हुई। भाजपा की सरकार थी तो उनकी जिम्मेदारी थी बनाना। राम मंदिर का पट्टा तो भाजपा के पास नहीं है ना, ये तो पूरे देश का है, सबका अधिकार है राम मंदिर पर। आप जाएंगे? 22 तारीख को अयोध्या जाएंगे? 22 को नहीं, मैं जाऊंगा, कभी तो जाऊंगे। और मंदिर के अलावा कुछ नहीं दिखाई दे रहा। लगता है कि भगवान राम केवल भारतीय जनता पार्टी के लिए है। भगवान तो सबके हैं, और जितने पैसे वाले हैं, धनवान हैं, एक बार भी नाम भगवान का नहीं लेते होंगे। लेकिन वोट के लिए भारतीय जनता पार्टी सवेरे से शाम तक केवल प्रचार और सब खर्चा, सरकार का खर्चा, जो गरीबों में जो पेंशन लोग हैं उनकी मदद में होना चाहिए था, महंगाई रोकना चाहिए था, भ्रष्टाचार को रोकना चाहिए था, नौकरी लोगों को देना चाहिए था,
वो न दे करके फिजूल में काम करें। तो राम के नाम पर सियासत काम पर सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें आज हमारे साथ इस चर्चा में जो मेहमान शामिल हो रहे हैं उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ गौरव मिश्रा जी जुड़ गए हैं, बीजेपी के अनुभवी चेहरों में से एक हैं। चंद्रमोहन शर्मा जी कांग्रेस के तेजतर्रार चेहरों में से एक है। तारिक खान साहब समाजवादी पार्टी के युवा चेहरों में से एक हैं और हमारे साथ इस वक्त इस कार्यक्रम का हिस्सा परमवीर जी बन चुके हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले गौरव जी, इस चर्चा की शुरुआत आपके साथ करना चाहूंगा। दो अलग अलग विषय हैं, एक राम मंदिर और दूसरा राहुल गांधी की यात्रा और उस पर हो रही सियासत। उन बयानों का भी हम जिक्र करेंगे, लेकिन सबसे पहले गौरव जी जरा देश की जनता को यह बताइए कि राम के नाम पर सियासत कौन कर रहा है? देखिए, राम के नाम पर सियासत तो विपक्ष कर रहा है। सियासत नहीं किया होता तो 1990 में कार सेवकों के ऊपर गोली नहीं चली होती, जिसकी पुष्टि माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने स्वयं किया था कि हमने गोली इसलिए चलवाई, अगर नहीं चलवाई होती तो मुसलमानों का विश्वास हमारे साथ नहीं जुड़ पाता। तो सियासत तो वहां से शुरू हुई है जहां से उद्भव हुआ समाजवादी पार्टी का, और वो आगे बढ़ी और सियासत के शिखर तक पहुंची। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भारत के उन सभी सांस्कृतिक सनातन मानदंडों के लिए संघर्ष करती चली आ रही है, जनसंघ के कालखंड से या उसके पहले से भी। ऐसे वो विषय जिसको विपक्ष चिमटे से भी पकड़ना छूना उचित नहीं समझता था, जो बंटवारे की राजनीति करता रहा विपक्ष, चाहे कांग्रेस हो। यानी आप ये कह रहे हैं कुल मिलाकर कि विपक्ष कर रहा है राम के नाम पर राजनीति? बिल्कुल। यदि वो इस तरह के उलूल जुलूल बयान, चाहे वो दक्षिण से आ रहे हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी के एक नेता दे रहे हो, या फिर बिहार में कोई मंत्री दे रहा हो, ये स्पष्ट दिखाई देता है। ठीक, गौरव जी आपने ये कहा कि ये विपक्ष कर रहा है। एक मिनट, देश के प्रधानमंत्री ने कुछ बातें कही है, जरा वो देश के सामने आ जाए। देश के प्रधानमंत्री ने कहा है कि आस्था दिखाइए, एग्रेशन नहीं। ठीक, आस्था दिखाइए, एग्रेशन नहीं, और राम मंदिर पर बयानबाजी से बचें और बेतुके बयानबाजी को नजरअंदाज करें। ठीक, अब मुझे एक बात बताइए, यानी कुल मिलाकर अब आपके जितने भी बड़े नेता हैं, समझ रहे ना सर, गिरिराज सिंह, अश्वनी चौबे, ये तमाम बड़े नेता, अब ये हिंदू मुसलमान नहीं होगा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। देखिए, देश को गुमराह करके विपक्ष ने रखा था। और तो ये गिरिराज जी का वो बयान आपने सुना होगा जिसमें वो हिंदू मुसलमान कुछ कर रहे हैं। सुना, उन्होंने बिल्कुल सही कहा है। बिल्कुल सही कहा है। देखिए, अच्छा। पूरे देश में जितने भी विपक्षी दल हैं, ये तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। इन्हें चिंता सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक की है और मुस्लिम समाज को एक वोट बैंक की तरह ये देखते हैं, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं देखते। अच्छा, तो मतलब आप ये कह रहे हैं सियासत ये कर रहे हैं, लेकिन हिंदू मुसलमान का जिक्र आप कर रहे हैं? नहीं, हम वो कर रहे हैं, और जिसका पटाक्षेप हम नहीं, वो आपके नेता बोल रहे हैं हिंदू मुसलमान की बात। तो मैं भी तो वही बात कह रहा हूँ तिलक जी। मैं भी वही बात कह रहा हूँ सर। ये ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि वो एक समाज को, मुस्लिम समाज को खुश कर सके और उनको ये समझा। नहीं, अभी आप कह रहे हो हम हिंदू मुसलमान नहीं करेंगे सर, फिर डिबेट में आप करने लगे। मैं आपसे एक बात पूछ रहा था गौरव जी, कुल मिलाकर राम के नाम पर अब वोट नहीं मांगेंगे ना आप? देखिए, हम तो विकास के नाम पर वोट मांगेंगे, लेकिन जनता बहुत समझदार है। ये राम मंदिर बहुत पहले बन जाना चाहिए था। ठीक, 70 वर्ष के बाद ये दिन आ रहा है, और किन संघर्षों से आ रहा है, किन लोगों ने बलिदान दिया। हमने तो स्वयं कार सेवा किया है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। नहीं, राम मंदिर के नाम पर वोट मांगेंगे या नहीं मांगेंगे? और आप नहीं, वोट तो बिल्कुल नहीं मांगेंगे। धर्म के आधार पर वोट कतई नहीं मांगेंगे। उसी प्रकार जिस प्रकार से हमारी 33 से 35% योजनाएं जो है, केंद्र की लाभार्थी योजनाएं जो है, कल्याणकारी योजनाएं जो है, वो अल्पसंख्यक समाज को जाती है। जिस तरह से वहां हम भेद नहीं करते, उसी प्रकार से यानी आप ये कह रहे हो राम के नाम पर वोट नहीं मांगेंगे? हम बिल्कुल नहीं। वोट मांगने के लिए हम किसी भी प्रकार का सांप्रदायिक विभेद नहीं करेंगे, जैसा कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, राजद या फिर तृणमूल कांग्रेस करती है। शर्मा जी, ओके शर्मा जी, देखिए इतना बड़ा दिल दिखाया। गौरव जी कह रहे हैं कि नहीं, हम राम के नाम पर वोट नहीं मांगेंगे। आप लोग गलत सोच रहे हैं। वो कह रहे हैं हमने जो विकास किया उसी आधार पर हम वोट मांगेंगे। इतनी परेशानी क्यों राम मंदिर के नाम पर? भाई, आप गौरव जी से प्रश्न कर रहे थे, गौरव जी ने आपकी प्रश्नों के अंदर जवाब दे दिया, शायद आपने ध्यान नहीं दिया जी। वो मुसलमान चिल्लाते हैं, एक वर्ग की राजनीति
कांग्रेस या विपक्ष करता है, लेकिन कहते हैं कि हमारी 141-40 योजनाओं के अंदर सबको समान अधिकार मिलता है। अगर सबको समान अधिकार मिलता है तो 10 साल के अंदर फिर मुसलमान हिंदू कैसे हो गया? फिर पे 145 करोड़ जनमानस होना चाहिए था और देश का वासी होना चाहिए था। अगर 70 साल के अंदर ध्रुवीकरण हुआ और ध्रुवीकरण था तो 10 साल के अंदर फिर 140 करोड़ जनमानस को देश के प्रधानमंत्री और आपके नेता और प्रवक्ताओं ने भारतवासी क्यों नहीं कहा? उसको शर्मा जी, अभी हिंदुस्तानी तय क्यों हो नहीं पाया कहा? कि राम मंदिर जाओगे कि नहीं? उन्होंने उसको बार बार मुस्लिम क्यों कहा? शर्मा जी जवाब दीजिए गौरव जी। नहीं, वो तो ठीक है, गौरव जी जवाब दे देंगे। गौरव जी पहले इनकी बात का जवाब दे दीजिए, फिर मैं सवाल ले लूंगा शर्मा जी से। तिलक जी, ये तो बहुत सीधा सा इक्वेशन है, इसको समझना कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। जिस समाज के पास सबसे अधिक लाभार्थी योजनाएं जा रही हैं, इसका मतलब कि उनको पीछे रखा गया मैंने था। आपकी बात उनका आपके ज्यादातर नेता बार बार इन लोगों का ध्रुवीकरण की बात करते हैं। इनको सिर्फ उनके वोट से मतलब है। 10 साल में बंद उनके क्यों नहीं गरीबी हुआ? से, उनके स्वास्थ्य से, उनके आप शिक्षा घुमा रहे से, गौरव जी, उनसे गौरव जी आप अपनी बात को घुमा रहे हैं। मैंने आपकी नहीं, बात घुमाने में की बात कोई पकड़ बात के नहीं, कहा सीधा कि जवाब दे अगर रहा हूं। समान योजनाएं पूरे देशवासियों को मिलती हैं तो आपके नेता प्रवक्ता बार बार मुस्लिम तुष्टीकरण क्यों कहते हैं? 10 साल में इसका मतलब आप नाकाम सरकार थे, आपका नेतृत्व नाकाम था, हिंदू मुसलमान आपके अंदर जितनी सरकारें थी नाकाम थी, आपके बोले भी ना, सालों के अंदर हम देश वोट के नहीं अंदर मांग रहे, हम ध्रुवीकरण तो बढ़ा, बात कर रहे हैं। आपके रहते हुए हिंदू मुस्लिम बढ़ा, के नाम पर वोट क्या नहीं मांग रहे। प्रमाणित करते हैं इस बात को? मैं मेरी प्रश्न का जवाब घूमे मैंने आपकी बात का जवाब मांगा आपसे। एक आपने नेता ने बोला कहा कि आप था योजनाओं में फर्क नहीं करते, सबसे पहला फिर अभी आप मुसलमानों का पहले ये कैसे कहते? एक नेता ने कहा था कि गलत। एक नेता ने कहा था, इस बात जो को वर्तमान समझ में लिया जो अध्यक्ष है कांग्रेस जब पार्टी आपसे के, प्रश्न पूछा जाए तो आप उन्होंने बताने कहा लग था जाते हैं। कि हिंदुओं का राज हो जाएगा। तो इस तरह के बयान आपके तरफ से आते हैं। गौरव जी, आप विपक्ष मेरी की बात तरफ का से जवाब आते नहीं हैं, दे रहे इंडिया हैं। अलायंस की तरफ से आते मैंने हैं। आपकी बात का दो पहलू आपने रखे थे। एक पहलू ये रखा था कि योजनाओं के अंदर समान अधिकार मिलता है। फिर आप कह रहे हो कि विपक्ष तो तुष्टीकरण करता है, मुस्लिम करता है। जब समान अधिकार मिलता है तो 10 साल के अंदर फिर ध्रुवीकरण कैसे हो सकता है? यानी आप मानते हैं कि आपका नेतृत्व और आपकी सरकार नाकाम है? इस काम को 10 साल में बढ़ावा है, बड़ा घटाया। शर्मा जी, सुनने में आ रहा है कि सरयू में स्नान करने की तैयारी है कांग्रेसी नेताओं की। देखिए, बिल्कुल हम स्नान भी करेंगे, दर्शन करने भी जाएंगे। अच्छा, राहुल गांधी जी भी जा रहे हैं मतलब? देखिए, राहुल गांधी भी जाएंगे, सब जाएंगे जब जाना होगा। नहीं, सबके जाने एक बात अलग है, राहुल गांधी का जाना अलग है। समझ रहे मेरी बात? समझ रहे ना शर्मा जी? अब शर्मा जी जाके डुबकी लगाएंगे तो फिर वो मसला नहीं है ना। वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी जाएंगे सरयू में डुबकी लगाने। मंदिर जाना दूल्हे की तरह शादी करने नहीं जाना होता है। हाँ, मंदिर गुरुद्वारे गिरजा लड़कियों को छेड़ने जाना होता है। अपनी आस्था के लिए जाता है। हाँ। वो भाजपा की तरह घोड़े पे चढ़ के बारात को टो करके नहीं जाता है, खैराती लेके और बारात पे दूल्हा बन के नहीं जाता है। ठीक। तो मंदिर गिरजाघर नहीं जाओगे कि नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ शर्मा जी। वो अपनी आस्था ये से देश जाते को हैं। संशय में और क्यों डाल रहे हो आस्था के लिए आप? भाजपा का प्रमाण लेने की किसी को कोई नहीं, आवश्यकता भाजपा नहीं को है। प्रमाण थोड़ी ना देना, देश को तो बताओगे ना। बिल्कुल, देश जाओगे को कि जब नहीं, समय ये पूछ आएगा, रहा हूं। बिल्कुल समय आएगा, देश को ये बताया भी अच्छा, जाएगा। मतलब अभी तय नहीं है? अच्छा, तय कर लीजिएगा। ठीक, तय है, बिल्कुल तय है। नहीं तय है तो बताइए ना कब। जब तिलक भाई, मैंने क्या बोला कि बारात नहीं जा रही है तो किसी को इनविटेशन देना है। हाँ। श्रद्धा और आस्था के लिए मंदिर जाना है, श्रद्धा और आस्था के लिए मंदिर जाया जाता है, जाएंगे। अच्छा, श्रद्धा और आस्था जो है वो 70 सालों से जागी नहीं, कोई बात नहीं। अब आप कह रहे हो कि अब जाग गई तो बचाएंगे, अच्छी बात है। तारिक भाई, कैसे हैं आप? ठीक हूँ भाई, ठीक हूँ। ये राम मंदिर को लेकर अभी सुन रहे थे शिवराज आपके जो शिवपाल यादव जी का बयान, वो कह रहे थे कि बहुत खर्चा हो रहा है, सरकारी पैसा खर्च हो रहा है, खर्चा हो रहा है। ये समझ में नहीं आया मसला। देखिए, ऐसा है ना कि अगर वो ये बात कह रहे हैं तो उनके कहने का मतलब ये होगा या ये है। वैसे इसका माकूल जवाब वही दे पाते, लेकिन क्योंकि आपने मुझसे पूछा है जी कि वो जो लोग श्रद्धा दिखाते हैं राम में जी, उनको रोटी भी चाहिए, कपड़ा भी चाहिए, मकान भी चाहिए। उनकी स्थिति उत्तर प्रदेश में क्या है, इस पे भी ध्यान दे देना चाहिए। राम मंदिर बन रहा है, कोई विरोध नहीं है उसका। और जो टैक्स पेयर पैसा देते हैं तो वो
उनकी उम्मीद रहती है कि उसको उनके पास वो लौटे योजनाओं में, रोजगार में, और रोजगार में लौटे, उसकी स्थिति बहुत खराब है, ये बात कहना चाह रहे होंगे। तो यानी कुल मिला के मंदिर बनेगा तो रोजगार नहीं मिलेगा? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हाँ। मंदिर बीजेपी तो बनवा नहीं रही है। बिल्कुल। अगर बीजेपी मंदिर बनवा रही होती तो 14 में सरकार आई थी तो अध्यादेश क्यों नहीं लेके आए थे? ठीक, लाए थे कहीं? जब 19 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया तब बना। हाँ। जब ये अध्यादेश लाके बनाते हैं, जिसकी कई विश्व हिंदू परिषद ने भी कई बार मांग की, और मैं उस जमाने में पढ़ता रहता था, कई संगठनों ने मांग की कि इस तरीके से करना चाहिए, एक बड़ी हॉट डिमांड थी उस वक्त। ऐसा तो किया नहीं बीजेपी ने। तारिक भाई, एक बात पूछूं ईमानदारी से, क्योंकि मैं इस तरह की डिबेट्स वैसे थोड़ा राजनीतिक मसला ठीक है, मुद्दे होने चाहिए, लेकिन ये मंदिर और मस्जिद वाली राजनीति में करता नहीं। अगर ये, चलिए आप ही बात मान लेता हूं, अध्यादेश ले आते तो आपको नाराजगी नहीं होती कि देखिए सरकार ने क्या फैसला ले लिया, अध्यादेश ले आया, फिर आप कहते हैं यही सरकार हिटलर शाही है? अगर पक्षकार तो उसमें जो मुस्लिम पक्ष था, हाँ, उसने लगातार ये बात कही थी, हाँ, कि हम जो सुप्रीम कोर्ट जो आदेश देगा हम उसको मान लेंगे। हाँ, मैंने इस बात पे कहा कि जो ये 100% क्रेडिट लेना चाहते हैं, हाँ, उसका क्रेडिट बड़ा तब होता मेरे नजरिए से जब वो अध्यादेश लेके आते, या और तो आप अध्यादेश के बाद माहौल अगर खराब हो जाता तो? मुझे नहीं लगता कि माहौल खराब होता। माहौल खराब होता। अच्छा, एक बात आपने कहा कि ये खर्चा, और जो आपने कहा कि शिवपाल जी ने जो बात कही, सर ये सरकारी पैसा और सरकारी खर्चा तब नहीं हो रहा था जब सफाई में महोत्सव हो रहा था सर्दी के मौसम में, गर्मी का एहसास? मुझे मालूम था कि आप वहां लेके जाएंगे, और सफाई महोत्सव ये कहीं से साबित नहीं था कि वहां पर सरकारी पैसा लगता है। अच्छा, वो सांस्कृतिक महोत्सव था। और सांस्कृतिक महोत्सव था, और वो नेताजी अपनी इच्छा से वहां वो कराते रहते थे, और कई सालों से जब सत्ता नहीं थी तब भी हुआ, फिर बीच में उसके बाद बंद भी हो गया। हाँ। तो मैं ये कह रहा हूँ कि उसका कंपैरिजन इससे ना करें। और शिवपाल साहब जो कहना चाह रहे थे, वहाँ सीधे से यही कहना चाह रहे थे कि मंदिर बने, ऐतराज नहीं है। हाँ। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, सम्मान है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा वो जाएंगे भी, तारिक भाई, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का सम्मान है, लेकिन नहीं, ध्यान उधर भी होना चाहिए। नहीं, बहुत बहुत अच्छी बात कही, आपके तर्क मुझे बहुत भाते भी हैं, लेकिन तारिक भाई एक बात तो बताइए जरा जनता को। आपने अंसारी जी का जिक्र किया जो कोर्ट में पक्षकार थे, लेकिन यह भी तो बताइए कि वही तो ये कह रहे हैं कि भैया राम मंदिर बनाने पर रोक थी, राम मंदिर जन्मभूमि पर विवाद था, अयोध्या में विकास पर विवाद नहीं था, वहां एयरपोर्ट बन सकता था, उस पर कोर्ट की रोक नहीं थी, वहां 4 लाइन सड़कें बन सकती थी, उस पर रोक नहीं थी, वहां मेडिकल कॉलेज खुल सकता था, उस पर कोर्ट की रोक नहीं थी। तारिक भाई अब सुन लीजिए, लोगों ने, अच्छा एक बात बताइए, मुझको एक बात बताइए, देखिए सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को इम्प्लीमेंट कौन कराएगा? नेपाल सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार ही कराएगी। मैं दावा देता हूं कि डेवलपमेंट वहां होता किसी की सरकार होती, हमारी होती या ओम प्रकाश राजभर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होते, तो डेवलपमेंट का पैमाना कम ज्यादा हो सकता था। लेकिन ये न जानिए कि सुप्रीम कोर्ट ने जब ऑर्डर दे दिया, नहीं, कोर्ट ने तो रोक ही नहीं लगाई ना। तारिक भाई क्यों आप बात को घुमा रहे? कोर्ट ने कब बोला कि अयोध्या में विकास को रोक? कहना चाह रहा हूँ, हाँ, मैं पूरा जो कहना चाह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ मान लेते हैं बीजेपी की सरकार ना होती, किसी और की सरकार होती, ठीक, और ये ऑर्डर आता, ठीक, तो डेवलपमेंट जरूर होता, कम ज्यादा नहीं, तो ये ऑर्डर का इंतजार क्यों हुआ अयोध्या के लिए, मैं ये पूछ रहा हूँ तारिक भाई। ऑर्डर का इंतजार बीजेपी ने किया तो हमारे ऊपर क्यों फोर्स कर रहे हैं? सर आप ये कह रहे हो सफाई को आप जो है वर्ल्ड क्लास बना दोगे और अयोध्या को छोड़ दोगे, इसका क्या मतलब हुआ? मैं ये कह रहा हूँ आपके लिए सफाई जरूरी है, अयोध्या जरूरी नहीं थी क्या? ऑर्डर आने का इंतजार था, जब सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में एकदम क्लियर किया, हाई कोर्ट के ऑर्डर को भी पता था कि चैलेंज होगा। तारिक भाई आप बहुत पढ़े लिखे प्रवक्ता हैं, मैं इसलिए आपसे ये दलील कर रहा हूं कि भाई कोर्ट ने तो कभी कहा ही नहीं कि भैया 4 लाइन जो है अयोध्या में जो है सड़क निर्माण नहीं होना चाहिए, या कोर्ट ने कभी नहीं कहा कि वहां मेडिकल कॉलेज नहीं खुलना चाहिए, या कोर्ट ने कभी नहीं कहा कि वहां विकास पर रोक है। मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए, कल्याण सिंह और राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री जब थे तो ये डेवलपमेंट तब क्यों नहीं करा दिया था? चलिए हम गुनहगार हैं, हमने नहीं कराया था, हमें मान लीजिए गुनहगार, हम एक्सेप्ट कर लेते, लेकिन ये तो बीजेपी की सरकार थी, स्टेट गवर्नमेंट ने तब क्यों नहीं करा दिया था?
अच्छा, तो मतलब कुल मिला के योगी जी का इंतजार हो रहा था, आप ये कह रहे हैं? नहीं, योगी जी का इंतजार नहीं हो रहा था। हाँ। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतजार था। और अच्छा, कोई भी सुप्रीम सरकार कोर्ट के हो, आदेश का इंतजार था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया आप जो है आप डेवलपमेंट कर सकते हो। ठीक है तारिक भाई, अगर यही आपकी दलील, तो गौरव जी जल्दी से आप, फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। परमवीर जी वो ये कह रहे कोर्ट के आदेश पर बन रहा है राम मंदिर, आपके रहमो करम पर नहीं। नहीं, ठीक है, कोर्ट के आदेश पर बन रहा है और 2010 में माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिया था। फिर उसको लटकाने अटकाने भटकाने का काम कौन लोग कर रहे थे न्यायालय में? कौन लोग कहते थे कि फैसला आ जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा? कौन लोग थे? आज जो लोग इनके साथ है और जो इनके अलायंस में है, या ये लोग थे? यही लोग राम मंदिर को बनवाने के लिए रोकने का काम न्यायालय में कर रहे थे। और साक्ष्य तो विपक्ष को भी पता था, साक्ष्य तो मुस्लिम पक्ष को भी पता था कि क्या है, किसके पक्ष में फैसला होगा, क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, वो स्वयं प्रमाण होता है। और प्रत्यक्ष सीधे सीधे न्यायालय के अंदर में ये स्पष्ट हो चुका था कि सारे एविडेंसेस मंदिर के पक्ष में है, तो उसमें विलंब का कोई प्रश्न ही नहीं उठता था। विलंब करने का काम ये लोग कर रहे थे। ठीक है, उसके लिए लड़ कौन रहा था? उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के लोग न सिर्फ अपने संकल्प पत्र में इसका विश्वास जनता को दिला रहे थे, अपितु सड़क पर लड़ने का भी काम कर रहे थे, न्यायालय में लड़ने का भी काम कर रहे थे। तो आज श्रेय जनता का है, निश्चित रूप से श्रेय जनता का है, सनातनियों का है, साधु संतों का है, बलिदानियों का है जिन्होंने अयोध्या में जाकर बलिदान दिया, उन सियासी युद्धों में बलिदानियों का है जो अयोध्या के लिए लड़े। लेकिन आपकी बात सही है। एक मिनट सर, आप ये कह रहे हो कोर्ट के आदेश सर मानिए, ठीक, यही कोर्ट का तो आदेश अब जो बिल्किस बानो के केस को लेकर आया, तिलक भाई एक मिनट, ये बिल्किस बानो के केस को लेकर आया गौरव जी, को प्रमाण जब तो था तो गुजरात वो क्या कर दिया। एक मिनट, तो वो क्या है, वहां पर कोर्ट का सम्मान नहीं है? हाँ ठीक है, वहां भी कोर्ट का सम्मान है तिलक जी, लेकिन बिल्किस बानो के केस में जो आज फैसला आया है वो क्यूरेटिव पिटीशन को रिजेक्शन के बाद फिर एसएलपी में ये केस गया है, तब ये स्वीकार हुआ है। वो एक अलग बहस का विषय है, मैं उस पर तकनीकी पक्ष से बहस कर सकता हूँ, लेकिन कोर्ट का फैसला शिरोधार्य है। जो भी न्यायालय ने फैसला दिया है, जो 11 यानी आप मान रहे हैं कि जो 11 गुनेगार बाहर आए थे आपके रहमो करम पर, वो गलत था? नहीं, ये न्यायालय ने ऐसा फैसला दिया है तो उसको आधिकारिक रूप से गलत माना जाएगा। हाँ, लेकिन अभी फैसला आया तो फिर वो किस कम्युनिटी को आप मैसेज दे रहे थे? आप कह रहे हो कि आप हिंदू मुसलमान नहीं करते, वो किस कम्युनिटी को मैसेज जा रहा था फिर आपके? ठीक है, हाँ ठीक है, उन्होंने सजा भुगता ना, उनके अच्छे आचरण के आधार पर उनको छोड़ा गया। सर वो अच्छे आचरण आपने कैसे कैरेक्टर सर्टिफिकेट डिसाइड कर लिया? जो अधिकार क्षेत्र में आपके है ही नहीं, तो आपने कानून से बढ़कर हैं आप? बिल्कुल अधिकार क्षेत्र में है सरकार के। अगर किसी कैदी का आचरण अच्छा है और उसका रिकमेंडेशन अगर जेलर देता है तो निश्चित रूप से उस पर वो विचाराधीन का मुद्दा होता है, उस पर विचार किया जाता है, सरकार विचार करती है। सर ये मतलब उनका स्वागत होगा, मिठाइयां खिलाई जाएंगी, वीएचपी कार्यालय में जाकर वो जो है कार्यक्रम में शामिल होंगे, सांसद विधायक मंत्रियों के साथ मंच साझा करेंगे। आप ये कह रहे हैं ये सामान्य घटना है, होता रहता है? देखिए, जो छूटे हैं वो सार्वजनिक रूप से क्या करते हैं, एक आतंकी छूटता है जेल से और उसको माला पहनाया जाता है। एक आतंकी जो खुले रूप से साबित है कि वो उसने बम विस्फोट कराया संकट मोचन मंदिर में, उसके लिए बिल लाया जाता है सदन के अंदर उसको छुड़ाने के लिए। तो ये क्या है? देखिए, तारिक जी आप जवाब दीजिए, फिर परमवीर जी पूरा वक्त आपको दूंगा। तारिक जी नहीं, क्या कहा मैं समझ नहीं पाया, एक बार बताएं जरा। वो कह रहे हैं आतंकियों के लिए पैरवी जो पार्टी करती है उनसे सवाल पूछ लो। कहाँ कर लिया हमने आतंकियों के लिए पैरवी? कोई पैरवी नहीं है। हम ये कह रहे हैं सीधे सीधे कि सुप्रीम कोर्ट, और अगर कहीं किया है तो बताएं, और वो वाला मामला अगर खोलेंगे तो डिटेल बता दूंगा। उच्च न्यायालय ने रोक लगाया उस पर, इनके इस कृत्य। अच्छा छोड़िए, उच्च न्यायालय ना आपको क्या क्या कहता है पहले वो सुनिए। उच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने जितने लोगों के लिए समाजवादी पार्टी ने सिफारिश की थी, उनमें 14 लोग में से 12 लोग, सुन लीजिए बात, 14 लोगों को 12 लोग, 14 में से 12 लोगों को हाईकोर्ट ने बाइज्जत बरी किया था। मेरे पास लिस्ट है, पूरी दूंगा मैं। ये बेवजह बदनाम करने की कोशिश की जाती है समाजवादी को, और जगह जगह समाजवादी पार्टी इस चीज को सुन लेती है। इसीलिए 7,000 से ज्यादा दंगे हो गए समाजवादी लोगों का नाम दिया था। ये जो बताते हैं 7,000 से ज्यादा दंगे हो गए। 15 मरतबा डाटा है कि उत्तर प्रदेश में मॉब लिंचिंग हो रही है, आप चुप हैं। सुप्रीम कोर्ट तब नहीं याद आता आपको, जब आप आम आदमी पार्टी के लिए वहां अधिवेशन अध्यादेश पलट देते हैं, तब सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं याद आती आपको।
तब सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं याद आती है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने उल्टा कर दिया आपका फैसला, तो सुप्रीम कोर्ट की आप नहीं मानते हैं, अपनी मन की करते हैं। बहरहाल मेरी आवाज आ रही है जी? बहरहाल मैं सीधी सी बात ये कह रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी का को जो माहौल एक बनाया जा रहा है कि हम इसके विरोध में हैं, हाँ। हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश के सम्मान के साथ खड़े हुए हैं। चलिए ठीक है। जो मुसलमान एक बात और कुल मिला के तारिक भाई, अखिलेश यादव कब जा रहे हैं राम मंदिर? बिल्कुल जाएंगे। प्रैक्टिसिंग हिंदू क्यों नहीं जाएगा? प्रैक्टिसिंग हिंदू क्यों नहीं जाएगा? आप भी जाइए, आप भी जाइए। मेरी रिक्वेस्ट है, इस पैनल पे सबसे मेरी रिक्वेस्ट है जाए। हाँ। नहीं तो अखिलेश यादव जी कब जा रहे हैं? अखिलेश यादव हिंदू जाएगा, लेकिन टोपी वाला हिंदू कब जाएगा हम वो स्वयं तय करेगा। और इसके बाद की नजाकत ये को सब देखते हुए। जो बीजेपी का जो इवेंट है हाँ। वो हो जाए, उसके बाद राम बुलावा देंगे, हम भी उस चीज को मानते हैं। अच्छा तो ठीक है, इस बार यानी हनुमानगढ़ी के बाद जो है गाड़ी यू टर्न नहीं होगी, सीधा जाएगी राम मंदिर। आपकी बात समझ गया मैं। नहीं, परमवीर जी जाएंगे, वो जाएंगे। नहीं बहुत अच्छी बात है, जाना चाहिए, सबको जाना चाहिए, आपने खुद ही कहा। परमवीर जी मैं माफी चाहूंगा, जरा देर से आया आपके पास, जरा मुझे ये था कि मैं जरा तीनों को समझ लूं कौन राजनीति कर रहा है और देश भी समझ ले कौन कर रहा है राम के नाम पर राजनीति। परमवीर जी? तिलक जी, राम के नाम पे राजनीति कोई नहीं कर सकता है। हाँ। रामचरितमानस में एक चौपाई है, कोई है सोई जो राम रची राखा, हाँ। वो परितरक बढ़ावे शाखा। तो ये वैष्णवा ऐसा नहीं है, और राम की नियति थी तो ये इस तरीके से चलना था, वो चल रहा है। आज वो मंदिर बन रहा है वहां पर। और राम इंडियन सब कॉन्टिनेंट की अगर बात करता हूँ मैं, अफगानिस्तान से लेकर हम श्रीलंका तक जाएंगे, नेपाल भी आया है, तो यहाँ पे सर्वमान्य रहे हैं राम। हाँ। एक दो लाइनें है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, अहले नजर समझते हैं इसको इमाम हिंद। ये लाइनें लिखी हुई है अल्लामा इकबाल जी ने, जिन्होंने पाकिस्तान के बाद पाकिस्तानी बना था, पाकिस्तान चले गए थे, बहुत सम्मानित पोएट है वहां के, भारतीय सब कॉन्टिनेंट में भी होते थे। तो ये उनकी लाइनें हैं। तो उन राम, प्रभु श्री राम के बारे में तो राजनीति जो चली है दुर्भाग्य था, और मेरा मानना है कि राम जी ने खुद ही रचा हुआ था ये। हाँ। इस तरीके से देखा जाना, परखा जाना अपने भक्तों को या जनता को देखना, अगर आज की परिप्रेक्ष्य में नहीं, जो पीएम नसीहत दे रहे हैं, ये राजनीति रुक जाएगी क्या राम के नाम पर? सर, राम के नाम पर राजनीति जो करेंगे तो वो भारी पड़ेगी। देखिए, ये मेरा व्यक्तिगत मानना है। किसको? राम जो भी करेगा, आप देखिए भारी पड़ेगी। जिन्होंने कहा राम काल्पनिक है, आज वो पार्टी कहां पर है? कहां पर है वो पार्टी? जिन्होंने कार सेवकों के ऊपर गोली चलाई, वो गोली नहीं भी चलाई थी। लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करने के लिए गोली नहीं चलाना जरूरी नहीं था, लाठीचार्ज भी करके रोका जा सकता था। गोली चलाई, उसके बाद ये भी कहा गया कि हम मस्जिद को दोबारा तामीर कर देंगे। तो ये राजनीति जो करेगा वो दिक्कत में है इस समय, तो दिखाई देता है दिक्कत में, जनता को बहुत समझ में आता है। यानी आप कह रहे हो जो राम का विरोध करेगा सत्ता से बाहर है? अब मैं तो ये कहता हूँ, भगवान का विरोध करके कोई जिंदगी जीना चाहे तो जिए, एथियस्ट लोग भी होते हैं, लेकिन वो कंफ्यूजन में ही रहते हैं। तो मैं तो ये बात बोलूंगा कि राम का विरोध, एक बात बताया साहब, देखिए, एक तो थाईलैंड, इंडोनेशिया, जिन्होंने टोटली धर्म परिवर्तन कर चुके हैं अपना। इंडोनेशिया 98% मुस्लिम मेजॉरिटी है। तारिक भाई तर्क दे रहे थे कि भाई ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं आया था, इसलिए अयोध्या में जो है विकास नहीं हो पाया। भाई साहब देखिए, अयोध्या की जो लोकेशन है ना, ज्योग्राफिकली यूपी के बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर है। उधर नेपाल का बॉर्डर आता है, इधर लखनऊ की राजधानी है, गोरखपुर का कनेक्ट करता है। तो वो तो डेवलपमेंट तो वहां पर बहुत साल पहले हो जाना चाहिए था, जब से सड़कों का चौड़ीकरण हो रहा था, सड़कों का जाल बिछाया जा रहा था, तो वहां पर नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई वहां विकास मत करो। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा था, ये उनकी अंतरात्मा ने कही होगी तो तत्कालीन सरकारों की, कि भाई यहाँ का नहीं करना। वो अयोध्या को तो साहब बहुत सालों के लिए अछूत माना जाता था, वहां पर नेता जाते नहीं थे सिवाय बीजेपी के। मैं यहाँ भी बात पर शर्म नहीं करूंगा कहने के लिए कि सिवाय बीजेपी वालों के वहां जाना नहीं पसंद करते थे कोई लोग। तो ये तो सामने शर्मा जी कुछ कहना चाह रहे हैं? शर्मा जी, दरअसल मुझे लग रहा है परमवीर जी वो बात याद दिला रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री विवादित ढांचा गिरने के बाद सामने आए थे और कहा था कि यहाँ पर मस्जिद तामील होगी। शायद वो पीवी नरसिम्हा राव जी का जिक्र कर रहे हैं। पहले मैं शुरू करता हूँ, आपने गौरव भाई से बात करते, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। उठा को गौरव जी, प्रत्यक्ष को भाजपा के प्रमाण की आवश्यकता होती है। जब अपने फैसले के लिए भाजपा इन्वॉल्व करके विक्टिम के केस को पलट लेती है, और प्रत्यक्ष को कोर्ट के प्रमाण की आवश्यकता तब होती है जब कोई तमाचा कोर्ट मार देती है और पूरा सन्नाटा हो जाता है, भाजपा के नेताओं प्रवक्ताओं के पास कोई जवाब नहीं होता। दूसरा,
एक प्रत्यक्ष को प्रमाण और भी है, बोधकांत चाहे कि हत्यारे को मंडल अध्यक्ष बना देती है भाजपा, और उसके ऊपर कोई भी हिंदू विरोधी या हिंदू समर्थक बात नहीं करता। ये आपका सच्चा मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा तू तू। और राजनीति के अंदर राम का इस्तेमाल किसने करा? 2014 में आपने करा, 92 में आपने उसकी शुरुआत करी। रामचंद्र जी को आपने राजनीति में लेके आए, अगर रामचंद्र जी राजनीति में आप प्रश्नावली करके लेके आए, लेकिन उसके आचरण को क्या आपने अपने अंदर ढालने की कोशिश करी? उन प्रश्नों का जवाब आपने दिया? परमवीर जी कह रहे हैं राम का विरोध करके सियासत कैसे कर लोगे शर्मा जी? बिल्कुल गलत। जो लोग ये मानते हैं वो मानते रहे। देश के अंदर राजनीतिक और सामाजिक परिप्रेक्ष्य के अंदर अपनी बात कहना रामचंद्र जी का विरोध नहीं होता है। आज के कुछ ढकोसलेबाज इस बात को कहते हैं तो गलत बोलते हैं। जब से मैं पैदा हुआ हूं, मैं भगवान राम का, हनुमान जी का भक्त हूं। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं भाजपाई हूं तो मैं राम भक्त कहलाऊंगा। नहीं, और मैं अगर कांग्रेस हूं तो नहीं विषय यही है ना। आपने कहा वो उन्होंने, चलिए ठीक है, मैं आपकी बात मान गया, और राम का आशीर्वाद तो फिर उन्हें मिला, आप ही की बात मैं मान रहा हूं। वो 2 से 89 पहुंचे, 89 से 189 पहुंचे और पहुंच गए 300 के पार। तिलक भाई, 289 और 300 के पार पहुंचे, 423-27 कांग्रेस भी रह चुकी है, और जिस बहुमत को याद खड़े हैं उससे भी ज्यादा। नहीं, तो 400 के बाद तो राम के विरोध की छवि लगी ना आपकी। वही तो बात परमवीर जी कह रहे हैं, यही बात कह रहे हैं परमवीर जी। बिल्कुल नहीं लगी। देखिए, आज झूठ की राजनीति के प्रपंच के अंदर झूठ 2 बार मैंने परमवीर जी जल्दी से, फिर तारिक भाई आपके पास आ रहा हूं। ओके, जल्दी से कुछ बयान है, कुछ बयान सुनाऊंगा। ओके तिलक जी, देखिए कपिल सिब्बल जी छुपे हुए नहीं है, कांग्रेस के बहुत बड़े नेता है, वो वकालत कर रहे थे। चलिए, वकालत उनका प्रोफेशन है, वो कर सकते हैं, लेकिन काल्पनिक होने का सर्टिफिकेट कांग्रेस पार्टी ने ही दिया था। यूपीए अध्यक्षा सोनिया गांधी जी की मोहर लगी होगी तभी तो दिया गया था। तो ये तो झूठ भी आप नहीं झुकला सकते इस बात को कि आप लोगों ने आपने तो अस्तित्व को ही नकार दिया था कांग्रेस पार्टी ने कि राम काल्पनिक थे। तो अब कहां से ये शुरू हो रहा है, ये क्या समझा जाए इसको? परमवीर जी, देश के प्रधानमंत्री अपने आप को सेवक कहते हैं, और उन्हीं के नेता और चाटुकार उनको राजा बोलते हैं। अगर लोकतंत्र के अंदर सेवक होता है, राजा नहीं होता है। और आज मैंने जिस बात को आपके सामने रखा है, देखिए, आपकी भावनाओं के साथ मुझे नहीं लड़ना है, आपकी भावनाओं के साथ मैं खड़ा हूं, लेकिन भाजपा ने इसी भावनाओं को राजनीति के अंदर लेके आए। जब देश के अंदर कोर्ट है, संविधान है, तो क्या 2 पक्ष कोर्ट में नहीं आएंगे? सर, अगर 21 बानों के केस के अंदर एक पक्ष को नीचा करके केस बदला गया, आप घुमा तो रहे क्या हैं, 2 पक्षों के अंदर कोर्ट के अंदर दलीलें नहीं आएंगी? आप बात घुमा रहे हैं। मैं छोटी सी बात घुमा नहीं रहा हूँ, मैं संविधान के दायरे में बात कर रहा हूँ। मैं आपके एफिडेविट की बात कर रहा हूँ, जो आपका एफिडेविट माननीय सुप्रीम कोर्ट में गया था कि राम काल्पनिक है। मैं उस एफिडेविट की बात कर रहा हूँ, उस चीज की। मैंने अगर हम बात में जवाब आपको दिया डॉक्टर साहब कि अगर कोर्ट है, कोर्ट के अंदर अपनी बात कहने का अधिकार मुस्लिम को भी है और जो मुस्लिम नहीं है उसे भी है, यही संविधान कहता है। लेकिन अगर हुई बात को अगर आप पकड़ लोगे तो ये कोई दायरा नहीं है। मैं आपको छोटा सा एक अलौकिक बात आप बात समझिए, एक मैं चुप हो जाऊंगा, 30 सेकंड की बात है। रामचंद्र जी के युग के अंदर जब धोबी के द्वारा किए गए प्रश्नों को रामचंद्र जी के दरबार में पहुंचा तो उन्होंने क्या उसको धोबी को गलत ठहराया था? उन्होंने लोकतंत्र की उसी मर्यादा को शायद मानते हुए और धोबी को विपक्ष मानते हुए उसकी बात का अनावरण करा और साबित करा। क्या ये लोकतंत्र नहीं है? क्या इसका मतलब कि आप जल्दी से परमवीर जी दोगे? आज तो देश के अंदर अगर कोई पेशेंट उठाता उसे माओवादी, टेररिस्ट, आतंकवादी, न जाने क्या क्या कह देते हैं भाजपा के लोग। इसी विवाद के चक्कर देखिए, सोमनाथ के मंदिर का जो समस्या थी वो 1947 में सुलझा ली गई। राम मंदिर को ही इतना लंबा क्यों उलझाया गया? इसमें एक बात थी, सबसे पहली FIR 1858 में हुई। मुस्लिम पक्षकार तो बहुत सालों बाद आए, लगभग मेरे को डेट एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन 1960 और 70 के बीच में मुस्लिम पक्ष भी पक्षकार बना, और वहां पर भी बहुत सारी कहानियां हैं, दंत कथाएं हैं कि कम्युनिस्ट लोगों ने भड़काया कि आप भी पक्षकार बनो इसमें। तो ये राजनीति तो हुई है, सब देखिए। और उस समय तत्कालीन आपकी सरकारें थी, कांग्रेस लंबे समय तक सरकार में रही। तो ये ऐसे आप अपने कपड़े धो नहीं सकते ना एकदम से कि हम तो बिल्कुल पास साफ निकल के आ गए कि हम राम भक्ति की रास्ते पर आ गए। अब थोड़ा सा बाहर निकलते हैं। एक और महत्वपूर्ण विषय है, मैं जरा तो बयान सुनाना चाहूंगा। तारिक भाई जरा ध्यान से सुनिएगा, और चंद्रमोहन जी आप भी। राहुल गांधी यात्रा पर निकल रहे हैं, बीजेपी के घर से 2 बयान आए हैं।
दो बयान बड़े दिलचस्प है, प्लीज जरा प्ले करिएगा। ये लोग क्यों राहुल गांधी का यात्रा का बारे में बात करते हैं? यहाँ हमारे लिए तो कोई इसका मतलब ही नहीं है। प्रोग्राम तो ये है ना जो लोगों को लाभ पहुंचाने वाला, जो हम लोग काम कर रहे हैं, विकसित भारत संकल्प यात्रा, ये है लोगों के लिए, तमाशा के लिए यात्रा है। उससे कोई जनता का, देश के लोगों को भला होने वाला कुछ नहीं है। यहाँ जहां तहां जाकर के आग लगाने का जरूरत नहीं है। देश के खिलाफ भड़काते रहते हैं, लोगों को विभाजित बयान देते रहते हैं। राहुल गांधी का कोई हमारा सोच विचार के मुताबिक कोई लाभ वाला काम कभी करता नहीं है जिंदगी में। मैच्योर नहीं है, अभी बच्चे हैं, वो उम्र हो गया लेकिन सोच बच्चे हैं। विदेश में जाते रहते हैं, मस्ती करते रहते हैं, कभी यात्रा का नाम से करते हैं। हम लोग सीरियसली लेते नहीं है। मोटी बात क्या है कि राहुल गांधी को ये देश गंभीरता से नहीं लेता। वो कौन सी यात्रा करते हैं उनका विषय है। जिस समय चुनाव है, जिस समय सब कुछ संगठन का काम करना है, सबसे बड़ा नेता तो वही है। वो यात्रा पर है तो जाए, करे, और उस यात्रा में वो इतना कुछ बोलेंगे कि देश का मनोरंजन भी होगा और कांग्रेस पार्टी की किरकिरी भी होगी। याद करिए, सावरकर को उन्होंने बेइज्जत किया था महाराष्ट्र में, याद है ना आपको? कहीं न कहीं कुछ बोल जाते थे। तो राहुल गांधी कब क्या बोल जाएंगे? पहली न्याय यात्रा में गए थे तो क्या बोले थे? पूरा देश अडानी अडानी कर रहा था। तो संसद में मैंने भी जवाब दिया उनको, याद है मुझे। अब सुप्रीम कोर्ट ने पूरा खत्म कर दिया, बेबुनियाद था। तो जाके कुछ ना कुछ तो करेंगे ना वो। ये गौरव जी, राहुल गांधी की न्याय यात्रा तो शुरू नहीं हुई, अभी से ही आपके नेता कह रहे हैं मतलब मनोरंजन करेंगे। मतलब कैसे गौरव जी? देखिए, राहुल गांधी जी स्वयं में अपने आप में बहुत बड़े मनोरंजन हैं, और जब यात्रा करेंगे तो स्वाभाविक है, ये इंडिया अलायंस में है तो अलायंस की यानी आप लोग कह रहे हो कि आप राहुल गांधी की यात्रा को सीरियस नहीं लेना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, लेकिन यानी आप ये समझा रहे हो ना, राहुल गांधी के जूतों का रेट देखा जाएगा, ना टी शर्ट का रेट देखा जाएगा, ना उनकी दाढ़ी पर ध्यान दिया जाएगा, और वो किसके साथ चल रहे हैं, उसने नकाब पहना है या फिर हिजाब पहना, वो आप नहीं देखेंगे? नहीं, इनका ये देखा जाएगा कि राम मंदिर बनने के और उसके प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये कहां कहां जहर उगल रहे हैं, कहां कहां विष उगल रहे हैं, कहां कहां सांप्रदायिक और विभाजनकारी भाषण दे रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि जो जो इनके अलायंस हैं, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो या फिर बिहार हो या फिर तेलंगाना हो, जहां जहां इनके अलायंस की सरकारें हैं। गौरव जी, आप लोग कह रहे हो हम सीरियस नहीं ले रहे इस यात्रा को, लेकिन ये यात्रा मालूम है कहां से शुरू हो रही है? मणिपुर से। मणिपुर समझ रहे हैं आप? हाँ, बिल्कुल। जहां इन लोगों ने आग लगाया हुआ था, पहले से ही आग लगाया हुआ था। अच्छा, मणिपुर में इन्हीं की वजह से हालात खराब थे? बिल्कुल, उसके विस्फोट का कारण यही लोग थे। अच्छा, तो राहुल गांधी तो वहीं मणिपुर से जा रहे हैं जहां आप जा ही नहीं रहे? हाँ, जहां इनका जो चीज जहां खोया रहेगा वहीं जाएंगे खोजने ना। तो मणिपुर का माप वो ये कह रहे कि आप लोग बोलते नहीं तो हम ही जाते हैं मणिपुर। वहां जा रहे हैं। एक कभी वहां पे दोनों समाजों के बीच में समरसता की बात नहीं की। वहां भी एक तरफा बात करते हैं, एक पक्ष के पास जाते हैं और दूसरे पक्ष को सरासर गलत बताते हैं। हाँ। तो इनका तो देखिए सीधा एजेंडा है समाज को विभाजन करने का, तोड़ने का, और तोड़ करके अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का। तो उसी एजेंडे पर ये निकले हैं। और जो राम मंदिर का जो इनको भय सता रहा है, नहीं, मैं राहुल गांधी की बात कर रहा हूं, आप कह रहे हो राम मंदिर वाला विषय हो गया ना राहुल गांधी के विषय पर। मैं उसका भी संबंध है इससे, इस यात्रा से तिलक जी बहुत गहरा संबंध है, क्योंकि राम मंदिर का पर ये यात्रा कर रहे हैं जब पूरा देश राम में है। हाँ। और राम की भक्ति में डूबा हुआ है, तो इस भक्ति में कैसे, अच्छा, मतलब यात्रा नहीं करनी चाहिए राहुल गांधी को? इसलिए वो विष कैसे घोला जाए, सांप्रदायिक विष कैसे घोला जाए, हाँ। उसके लिए इनकी यात्रा प्रायोजित हो रही है। अच्छा, ठीक। तारिक जी, ये राहुल गांधी की यात्रा आप लोग कदम ताल करेंगे ना राहुल गांधी के साथ? 11 दिन है उत्तर प्रदेश में। तारिक जी का ऑडियो प्लीज। तारिक जी कुछ म्यूट जी। तारिक जी अनम्यूट कर लीजिए प्लीज उसको। तारिक जी, मैं कनेक्ट करवा रहा हूं, आपका ऑडियो चला गया। चंद्रमोहन शर्मा जी, आप कह रहे हो न्याय दिलाएंगे, वो कह रहे हैं मनोरंजन होगा। आप कह रहे हो न्याय दिलाएंगे, लेकिन मणिपुर में महज एक दिन में समझ नहीं पाया, मणिपुर को न्याय दिलाने के लिए एक दिन में कैसे न्याय मिल जाएगा मणिपुर को? देखिए तिलक भाई, बड़ी उम्र के कुछ बच्चे अगर कोई ऐसे बयान दे दें
तो देश के जननायक को उसका फर्क नहीं पड़ता। देश जननायक? का जननायक 4100 किलोमीटर पहले चला, 4500 6170 किलोमीटर फिर चलेगा, 111 स्टेट में चलेगा, कई सूबों में जाएगा और देश के जनमानस की बात सुनेगा। बड़ी उम्र के बच्चे अगर कुछ बोल दें तो ऐसा होता रहता है, क्योंकि देश की सत्ता अगर ऐसे बच्चों को मिल जाए तो बचकाने बयान वो देते रहते हैं। इसकी कांग्रेस के पार्टी और कांग्रेस के नेता परवाह नहीं करते। हमने देश को पहले भी जोड़ा था, हम देश को अब भी जोड़ेंगे। और जिस न्याय की लड़ाई, जिस देश की इस्मत में उसकी बहू बेटियों को नंग घुमाया जाए और जो राष्ट्रवाद के ठेकेदारों और जिस देश के प्रधानमंत्री 56 इंच की कहते हुए वो मौन बने रहे, उसके बाद निर्लजता के ऊपर अगर कुछ बड़े लोग बच्चों जैसी बातें करें तो उनको शोभित शर्मा जी, देता है। न्याय मेरे कैसे जननायक मिलेगा? इस को यात्रा से एक वहां दिन से रहेंगे पैदल मणिपुर चलने में के वो। लिए, न्याय दिलवाने के लिए। शर्मा जी, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैंने पूछा कि मणिपुर में सिर्फ वो एक दिन रहेंगे, एक दिन में कैसे न्याय दिला दोगे? चिंगारी एक तिनके की हो या गठरी की हो, हाँ, आग लगाना काफी है। और मणिपुर की आवाज हमने पहले भी उठाई थी, मणिपुर की आवाज हम अभी मिश्रा जी कह रहे थे कि आप लोग सांप्रदायिकता फैलाएंगे, सरकार को फिर जगाएंगे, फिर मणिपुर में आग लगाएंगे, वो ये कह रहे हैं। लगातार अत्याचार से जो अत्याचार इन्होंने करे, उन अत्याचारों का जवाब भाजपा को देना पड़ेगा मणिपुर। मिश्रा जी कह रहे हैं फिर आग लगाओगे मणिपुर में आप? मिश्रा जी तो कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि मिश्रा जी के पास झूठ, जुमले और झूठ बोलने के सिवा है ही क्या भाजपा के पास? तारिक जी, ये राहुल गांधी आ रहे 11 दिन उत्तर प्रदेश में रहेंगे, तो आप लोगों की तैयारी है? रेड कारपेट बिछाएंगे कि नहीं? शंकराचार्य इनके बारे में क्या कह रहे हैं, इनसे ये भी पूछ लीजिए तिलक भाई। देश के प्रसिद्ध 4 शंकराचार्य हिंदू मठ के हम देश में रहते हैं। एक मिनट शर्मा जी, अभी राम मंदिर, अभी राहुल गांधी के विषय पर एक मिनट, तारिक भाई कुछ कहना चाह रहे हैं। तारिक जी, देश में रहते हैं जिस देश में लालकृष्ण आडवाणी साहब ने यात्रा कर और 2 सीट से बीजेपी को कहां से कहां तक पहुंचा दिया। गांधी जी ने नमक बनाने के लिए यात्रा की, दांडी यात्रा की, नेताजी ने बहुत सी यात्राएं की। वहां यात्राओं पे सवाल नहीं उठना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। अगर ये लोग कह रहे हैं राहुल गांधी यात्रा करेंगे, मजाक करेंगे, तो क्या यात्रा तो लालकृष्ण आडवाणी ने भी की थी, वो मजाक था? और एक बात कहता हूँ, अभी जापान में प्रलय आया कुछ दिन पहले, 4-5 दिन पहले। ये लोग कुछ दिन बाद ये कह देंगे वो भी इंडिया गठबंधन या समाजवादी पार्टी की वजह से। हर चीज का जिम्मेदार क्या विपक्ष है? नहीं, राहुल गांधी की यात्रा में जाओगे ना? लगाना चाहिए सपोर्ट। देखिए, राहुल गांधी की यात्रा में जाएंगे या नहीं जाएंगे वो अलग की बात है। क्यों? आपके नेता है वो तो? नहीं, देखिए हमारे नेता अखिलेश यादव नहीं, गठबंधन के नेता तो है ना वो। नहीं, गठबंधन का म्यूचुअल, देखिए एक इवेंट म्यूचुअल होता है, तो कांग्रेस अपनी यात्रा कर रही है, हमारा सपोर्ट है। नहीं तो 7 कदम चाल नहीं करोगे, तारिक भाई सपोर्ट कैसा फिर? नहीं, मैं कह रहा हूँ अगर वो इनवाइट करते हैं या बुलाते हैं, हाँ, या महसूस किया जाता है कि एक कलेक्टिवली उस प्रोग्राम को किया जाए। शर्मा जी, आप लोग तो कह रहे हो कि सबको बुलाया हमने गठबंधन के सहयोगियों को, ये बड़ी कंफ्यूजन हो रही है। तारिक जी कह रहे बुलाया नहीं। कोई यात्रा का विरोध थोड़ी ना है। नहीं, सहयोगियों को बुलाया नहीं बुलाया आप लोगों ने? सबको बुलाया, सब आमंत्रित है और आप सब मिलेंगे आपको वहाँ पर। नहीं, पिछली बार नहीं मिले थे ना, मैं इसलिए कह रहा हूँ। यात्रा है, इसके अंदर सब मिलेंगे। नहीं तो उत्तर प्रदेश में मायावती जी साथ होंगे या फिर अखिलेश, ये तो अभी तक कंफ्यूजन है। आप लोग चाह रहे हो कि आप मायावती का मोह नहीं छोड़ पा रहे और दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि अखिलेश जी भी साथ चलें। आज झूठों से लड़ने के लिए सबको इकट्ठे होने की जरूरत है। कांग्रेस चाहती है कि हर छोटा दल आज इकट्ठा हो, जुमलेबाजों के अगेंस्ट, झूठ बोलने वाले नहीं, छोटा दल आप वहां पर छोटे हैं, इस बात को समझिए। 2% आपका वोट बैंक है और वहां ड्राइविंग सीट पर अखिलेश यादव हैं, जिनको आपने कमिटमेंट किया है कि हम मायावती से बात नहीं कर रहे, और आपके प्रभारी कह रहे हैं कि वो हमारे टच में है। इसका मतलब आप अखिलेश यादव को धोखा दे रहे हैं। देखिए, ये बात ऊपर लेवल पे शक हो रही है। जिस बात को आप एक अपनी बात से कहलवाना चाहते हैं उसका असर कुछ नहीं है, क्योंकि ये बात इंडिया गठबंधन के जो नेता आपस में बात कर रहे हैं उनका निर्णय होगा, जो हमारे पास सर निर्णय होगा। लेकिन आपके प्रभारी को सर्दी के मौसम में ये बोलने की क्या जरूरत आन पड़ी थी कि भैया हम मायावती के टच में हैं, और वही कमिटमेंट आपने अखिलेश यादव से आपके अध्यक्ष ने किया कि हम मायावती के टच में नहीं है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि आप अखिलेश यादव को धोखा दे रहे हैं? देखिए, आपका बयान की जो चतुराई है उस पर मेरा कोई वो नहीं है, क्योंकि ये गठबंधन के उन नेताओं का बयान आएगा जो उस गठबंधन के अंदर
योगदान दे रहे होंगे। नहीं तो आप योगदान तारीख और की जा कैसे रहे हो मांग रहे हो उसमें, सर आप योगदान? चंद्रमोहन शर्मा जा नहीं रहे नहीं, हैं। आप कैसे योगदान मान रहे हो? और मायावती जी के वहां उन्होंने अलग, तारिक भाई वो ट्वीट कर दिया चढ़ गुंजन की छाती पर, बताइए आपकी दुखती रथ पर हाथ रख दिया। तारिक जी, ये बड़ी कंफ्यूजन हो रहा है मामला, ये समझ में नहीं आ रहा। इसके ऊपर जो है मुझे कोई कमेंट करना नहीं है। मायावती जी ने जो भी कहा है, हाँ। मैं सीधा सा ये कह रहा हूँ कि अगर यात्रा पे मैं जवाब दे रहा हूँ कि अगर यात्रा में बुलाया जाएगा और पूरा समर्थन है यात्रा को, ऐसी यात्रा से ही जो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक समाज है उसमें चेतना जगेगी। और जो राजनीतिक विश्लेषक है उनकी एक बात का जवाब दे दूं, अयोध्या से कोई बॉर्डर लगता नहीं है, मैं वहीं का रहने वाला हूँ। अयोध्या से नेपाल का वो एक अलग बॉर्डर मसला। तारिक भाई, 150 मैं एक मिनट, एक सब्जेक्ट पे रहते हैं ना, क्यों आप विषय को है, मैं एक बात जानना चाह रहा था, मैं जानता हूं बहुत काबिल हैं आप, एक बात जानना चाह रहा था, ये जो मसला गठबंधन को लेकर चल रहा है, ये तो बड़ी कंफ्यूजन हो रही है ना? नहीं, ये कोहरा सा है, ये धुंध कब हटेगी ये समझ में नहीं आ रहा। आज विधायकों को बुलाया था राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, और तमाम चीजों पर विचार विमर्श हुआ, क्योंकि मुझे लगता है कि सबसे अहम इकाई किसी भी पार्टी की कोई होती है तो वो विधायक है। हाँ। और उसमें उन प्रत्याशी को भी बुलाया गया था जो हार गए हैं, मतलब 403 लोगों को बुलाया गया था। हाँ। और उनसे 4 बजे तक मंथन हुआ तमाम चीजों पे जी, कि जल्दी से जल्दी सीटों के लिए मंथन हुआ, किसको लड़ाया जाए। गठबंधन पे भी तमाम मंथन हुआ है। कल जिला अध्यक्षों को बुलाया है, परसों विधानसभा अध्यक्षों को बुलाया है, ठीक है तारिक भाई, वो बैठकों का दौर ठीक है। मैं आपसे कंस्ट्रक्टिव कुछ निकल के आएगा। नहीं, मैं आपसे इतना जानना चाह रहा हूँ, ये मायावती गठबंधन में कबूल है या नहीं है? देखिए, इसके लिए मैं अधिकृत नहीं हूँ कि मैं इस पे जवाब दूं। हाँ। क्योंकि इसका निर्णय होना है ऊपर से। हाँ। और मैं इस पे कोई भी कमेंट कर नहीं सकता। एक समाजवादी कार्यकर्ता होने के नाते, एक समाजवादी कार्यकर्ता, निष्ठावान कार्यकर्ता होने के नाते आप इस बात को कबूल करेंगे? देखिए, प्रवक्ता का जो दायित्व होता है वो कहीं ना कहीं आदेशों का निर्वहन करना भी होता है। और सीधी सी बात मैं ये कह रहा हूँ कि पार्टी हित में जो होगा, हाँ। वो सीनियर लीडर्स बैठ के, मैं यहाँ पर मीटिंगें इतनी इसलिए बता रहा हूँ कि ये 3-4 दिन बहुत अहम है। मेरी बात समझने की कोशिश करिए एंकर महोदय, कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ऐसे ही नहीं जिला अध्यक्षों को बुला लेते। हाँ। मैं समाजवादी पार्टी को बहुत कायदे से समझता हूँ। जी। विधानसभा अध्यक्षों को परसों बुलाया गया है, आज सारे प्रत्याशियों को बुलाया गया था। ये 3-4 दिन लगातार बहुत सी मीटिंगें हैं। हाँ, ये बात मेरे समझने से अच्छा ये है कि चंद्रमोहन शर्मा जी ज्यादा समझे तो ज्यादा बेहतर है। शर्मा जी समझ रहे हैं ना? बहुत कुछ कंस्ट्रक्टिव निकल के आएगा। शर्मा जी, अभी कोहरा है, यात्रा ध्यान से निकालिएगा। कोहरा है, यात्रा ध्यान से निकालिएगा, बस ये थोड़ी सी सलाह है तारिक भाई की, जितनी बात में समझ पाया। परमवीर जी, ये यात्रा का निचोड़ क्या निकल रहा है, आपको क्या दिखाई देता है? ये कह रहे हैं हमने सबको निमंत्रण भेजा है, लेकिन सबसे दिलचस्प लिख लीजिए, ये 11 दिन यूपी उत्तर प्रदेश के नाम तय हो जाएगा। तिलक जी, ये खिचड़ी पकेगी नहीं, अगर पकेगी तो कच्ची रह जाएगी। अच्छा, बीरबल की है? हाँ जी, बीरबल की खिचड़ी है। हाँ। देखिए, समाजवादी पार्टी को जहां तक मैंने लिटरेचर पढ़ा है, अखिलेश यादव जी को भी काफी टाइम से फॉलो करा है मैंने। हाँ। तो बहुत समझदार लीडर है वो। उन्होंने हमारे वेस्टर्न यूपी में राष्ट्रीय लोकदल से गठबंधन किया, तो इतनी होशियारी से गठबंधन किया था कि सिंबल तो नलके का था, नल आरएलडी का, और कैंडिडेट उनके थे। तो इतनी आसानी से कांग्रेस को वो कुछ देने वाले नहीं है। हाँ। और वो देना उनका नहीं बनता, क्योंकि मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने उनको पटकनी दी थी, वो सबके सामने है। वो जूत पजरम जो हुई थी वो टीवी पे देखी, कमलनाथ जी ने बोला, फिर अखिलेश जी ने जवाब दिया। तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस और सपा एक तरफ आ सकते हैं। ठीक, यूपी की खिचड़ी बहुत मुश्किल है। चलिए, वक्त इजाजत नहीं दे रहा, लेकिन चलते चलते एक लाइव में कमेंट आया, अगर आपको इतना अफसोस है गौरव जी, वो कह रहे हैं कि बिल्किस बानो को लेकर माफी मांग लीजिए। नहीं, क्यों हम माफी मांगने जाए? ये संवैधानिक विषय है, कानूनी मामला है, और कानून इसको समझेगा, न्यायालय समझेगा। नहीं तो बिल्किस बानो के जो गुनहगार हैं उनको तो आपके आदेश पर छोड़ा गया था ना?
नहीं, सरकार के आदेश पर छोड़ा गया था और सरकार को रिकमेंडेशन गया था, उसके आदेश पर छोड़ा गया था। और बाकायदे उच्च न्यायालय का उसमें रिकमेंडेशन है, उसके आदेश पर छोड़ा गया था। क्योंकि आप नारी सम्मान की बात कर रहे थे ना, मैं इसलिए वो बहाल रखा था। नहीं, सुन लीजिए, जिसको बहाल रखा था सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों के बेंच ने क्यूरेटिव पिटीशन में, उन 2 जजों के बेंच के आदेश को अच्छा, फैसला तो नहीं पलटोगे ना आप? उस भारतीय जनता पार्टी से क्या लेना देना है? मिश्रा जी, कुल मिला के ये फैसला तो नहीं पलटोगे ना कोर्ट का? नहीं, न्यायालय जो फैसला देगी वो स्वीकार्य है, जो भी फैसला देगी। ओके, आपका ही कंफ्यूजन तो नहीं शर्मा जी? वो ये कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं होगा। मैंने तो कहा जी, सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं तो सबका साथ का विकास के कारण ही माफी मांग लीजिए, क्योंकि देश के अंदर अगर आप कहते हैं आप चित्पावनी ब्राह्मणों के नरसंहार के लिए माफी मांग लीजिए, आप सिखों के नरसंहार के लिए माफी मांग लीजिए, आप भोपाल का प्रयोग में। चलिए, वक्त इजाजत नहीं दे रहा, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। वक्त इजाजत नहीं दे रहा, लेकिन ये सियासत और सियासत में अभी महत्वपूर्ण यही है, राम कण कण में है लेकिन सियासत में भी है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।